So hi guys, and welcome to our today's video in which we are going to discuss our remaining chapter number 7. So our next topic is endemic species, and already start reading it. So it can be seen that species abundantly found in one region are scarcely found in another region. कि कुछ ऐसी भी species होती है जो सिर्फ मतलब एक particular region में ही found होती हैं, ठीक है. मतलब जो एक रीजन में फाउंड होती है वो दूसरे रीजन में बहुत ही कम फाउंड होंगी, ठीक है. तो इन्हीं स्पीशीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़. दैट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज़. के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है. दीज स्पीशीज़ आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ बीइंग लोकलाइज्ड इन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि ये स्पीशीज़ को एक्सटेंशन का ख़तरा ज़्यादा है, एक्सटेंट होने का ख़तरा ज़्यादा है बिकॉज मतलब ये सिर्फ थोड़े से पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ही रह सकते हैं, ठीक है. और उस एक पार्ट के भी बहुत ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा अलग मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह, ठीक है, लैंड फॉर्म्स वगैरह होगी, ठीक है. इसीलिए इनको कहीं और भी नहीं शिफ्ट किया जा सकता. सो दीज आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन. द मॉटेड वुड आउल, गोल्डन लंगूर एंड द ब्लू विंग्ड पैराकिट आर अ फ्यू एंडेमिक एनिमल स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया, ठीक है. इंडिया में कौन कौन से एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉटेड वुड आउल, गोल्डन लंगूर एंड ब्लू विंग्ड पैराकीट, ठीक है. ये इंडिया में पाई जाने वाली एंडेमिक स्पीशीज़ होती है. मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं और किसी भी कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट में नहीं पाई जाती हैं. कैंगरूज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया. के कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया के एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है. जो लेमर्स होते हैं वो भी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं टू द आइलैंड्स ऑफ मैदागास्कर, ठीक है. मैदागास्कर के आइलैंड्स पे लेमर्स एंडेमिक स्पीशीज़ हो गए. देन पोलर बियर्स आर एंडेमिक टू द पोलर रीजन्स. के जो पोलर बियर्स होते हैं वो पोलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है. वो सिर्फ पोलर रीजन्स की एंडेमिक स्पीशीज़ हैं. सो हाउ कैन वी कंजर्व अवर रिच बायोडाइवर्सिटी. कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स टू प्रोटेक्ट देम अलॉन्ग विद देयर हैबिटेट्स और नेचुरल एनवायरनमेंट where they are adapted to live. कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन करने से क्या मतलब है कि उनको प्रोटेक्ट करना मीन्स टू प्रोटेक्ट देम अलॉन्ग विद देयर हैबिटेट्स और नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है. उनके नेचुरल एनवायरनमेंट एंड उनको दोनों को बचाना, ठीक है. टू प्रोटेक्ट देम वेयर दे आर अडेप्टेड टू लिव, जहाँ पे वो रह रहे हैं. सो सम ऑफ द वेज बाय विच स्पीशीज़ कैन बी कंजर्व्ड आर बाय इंकरेजिंग प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स. के कुछ वेज़ हैं जिससे मतलब स्पीशीज़ को बचाया जा सकता है एक्सटेंट होने से. वो क्या क्या हैं कि प्रिजर्वेशन को इंकरेज करना, नेचुरल हैबिटेट्स की प्रिजर्वेशन को इंकरेज करना, दैन और ट्रीज़ लगाने, एफॉरेस्टेशन करनी, दैन जो भी ओवर ग्रेजिंग वगैरह होती है वो रोकना, दैन जो भी ओवर ग्रेजिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसको रोकना. दैन जो इलीगल हंटिंग होती है उसको भी बैन लगाना, उस पर उसको भी रोकना, ठीक है. वेरियस स्पीशीज़ आर अडेप्टेड टू लिव इन देयर स्पेसिफिक हैबिटेट्स. के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ अपने एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही रह सकते हैं. हैंस इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व हैबिटेट्स ऑफ दीज स्पीशीज़. इसीलिए इन स्पीशीज़ के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. के हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है. एक पैरा इसका एक बार रिकैप ले लो कि कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं जो मतलब सिर्फ एक ही एरिया में रह सकती हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह सकती हैं, और यू कैन से कि सिर्फ एक ही हैबिटेट में रह सकती हैं. इसीलिए उनके हैबिटेट को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है. एंड ऐसा करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं. नाउ विल रीड अबाउट दोज. सो बिल्डिंग प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने, नेशनल पार्क्स बनाने एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने. आपने इनके बारे में मतलब सुना होगा बट आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये तीनों क्या हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हो गए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए. सो देयर आर मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. के 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया में. देन 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं एंड टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में. ना वी विल स्टडी अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फर्स्टली, ठीक है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रीजन होता है विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स. जो वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है एंड उनको एक सूटेबल लिविंग कंडीशन देता है जहाँ पे मतलब उनके एक्चुअल हैबिटेट जैसा ही होता है, बिल्कुल उनके एक्चुअल हैबिटेट जैसा, ठीक है. स्पेशली एंडेंजर्ड थ्रेटन स्पीशीज़ एंड माइग्रेटरी बर्ड्स.
ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से एनिमल्स के लिए बनाई जाती हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं या फिर जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं या फिर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंडिया में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, देन नेशनल चंबाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर कंजर्विंग घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल को कंजर्व करने के लिए। देन वेदातंकल बर्ड सेंचुरी, ये चेन्नई के पास है। अभी ये सब क्या हो गए, फेमस सेंचुरीज़ हो गई इंडिया की। देन अभी हम लोग पढ़ते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होता है लैंड का जो गवर्नमेंट ने ओन कर रखा होता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है एंड प्लांट स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्शन दी जाती है एंड पब्लिक रिक्रिएशन। अभी नेशनल पार्क्स की कौन कौन सी एग्जांपल हो गई? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, जलदापारा नेशनल पार्क हो गया, दैन नेक्स्ट वन इज़ कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, दैन बंधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। ये क्या हो गई? कुछ नेशनल पार्क्स की एग्जांपल्स। देन वी विल रीड अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक बड़ा सा एरिया होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी दैट मे एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया। जो फॉरेस्ट एरियाज में प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। एंड इट मेंटेन्स द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ एन एरिया, ठीक है। वो एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। इट मे कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इट। अभी बायोस्फीयर रिजर्व्स में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व ही हो, ठीक है, सिर्फ फॉरेस्टेड एरिया कुछ उसमें, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया उत्तराखंड में, देन कांचनजोंगा नेशनल पार्क हो गया जिसको हम लोग कांचनजुंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी बोला जाता है। वो कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। तो ये सारी कौन सी एग्जांपल होगी? बायोस्फीयर रिजर्व की एग्जांपल होंगी। देन अभी हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में कि गवर्नमेंट ने मतलब कौन कौन से ऐसे रूल्स जारी किए, कौन कौन से रेगुलेशंस जारी की हैं, ठीक है। अभी जो हंटिंग है लायंस की, टाइगर्स की, डियर्स की एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स आर बैंड इन इंडिया, ठीक है। एनिमल्स की हंटिंग को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। लायंस की, टाइगर, डियर और जो भी यहाँ पे एनिमल्स लिस्ट किए हुए हैं उनकी हंटिंग बैन कर दी गई है। वैसे तो किसी भी एनिमल की हंटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया इन 1973 के 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था टू चेक द ड्वाइंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स के टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ इंडिया वाज अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देन एक और एक्ट आया था जिसका नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ इंडिया एंड ये भी मतलब एक सिग्निफिकेंट स्टेप था और एक इनसे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. Then the next one is that Worldwide Fund for Nature WWF and International Union for Conservation of Nature IUCN are international organizations working for the conservation of wildlife. Then यहाँ पे दो आपको दी हुई हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं जो नेचर को प्रिजर्व करने के लिए काम कर रही हैं एंड वो दो कौन सी हैं? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एंड देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की आपको फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। ये कई बार GK क्वेश्चंस में भी आ जाता है एंड आई थिंक बुक वर्क में भी आपको आएगा आगे। देन यहाँ पे आपको टाइमलाइन दी गई है, हम ये भी एक बार रीड कर लेते हैं। 1948 में क्या हुआ था? जो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो बना था द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर IUPN, ठीक है। मतलब जो वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो बना था। दैन 1956 में क्या हुआ था? इट वॉज रीनेम टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कि इसको रीनेम कर दिया गया है। रीनेम का मतलब कि इसका नाम चेंज कर दिया गया था एंड किस में बदल दिया गया था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN. Then our next one is that 1959 में क्या हुआ था? यूनेस्को क्रिएटेड एन इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ नेचुरल पार्क्स एंड इक्वलेंट रिजर्व्स, ठीक है। यूनेस्को ने एक लिस्ट बनाई थी सारे नेशनल पार्क्स की एंड इक्वलेंट रिजर्व्स की।
मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स की एंड नेशनल पार्क्स की लिस्ट बनाई थी एक। देन 1969 में क्या हुआ था, द फोर्ड फाउंडेशन प्रोवाइड्स ग्रांट टू IUCN। फोर्ड फाउंडेशन ने क्या किया था, फोर्ड कंपनी ने क्या किया था, IUCN को पैसों की ग्रांट दी थी, विच बूस्ट इट इंटरनेशनल सेक्रेटरीट, जिसने उसकी इंटरनेशनली जो पहुंच होती है वो बढ़ा दी थी। देन 1972 में क्या हुआ था, यूनेस्को अडॉप्ट्स द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड एंड नेचुरल हेरिटेज। देन यूनेस्को ने भी नेचर को कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज को अडॉप्ट कर लिया गया था। देन 1974 में क्या हुआ था, द IUCN इन्वॉल्व्ड इट्स मेंबर्स टू साइन अ कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। कि IUCN ने जो भी उसके मेंबर्स थे, ठीक है, जो भी कंट्रीज़ थे उसके मेंबर्स में उन IUCN ने क्या किया था, उनको ये बोला था कि आप इस पर साइन कर दो, आप इस कन्वेंशन पे साइन कर दो, जो क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरनेशनल स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। देन 1980 में क्या हुआ था, द IUCN collaborated with UNESCO to publish a world conservation strategy। देन IUCN एंड यूनेस्को ने कोलैबोरेट किया एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ काम किया ताकि वो पब्लिश कर सके एक वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, ताकि उसकी मतलब जो इंटरनेशनली पहुंच है वो थोड़ी और बढ़ जाए। देन 1982 में क्या हुआ था, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया द वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर आफ्टर फॉलोइंग IUCN प्रेपरेशन एंड एफर्ट्स, ठीक है। देन यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली ने भी क्या किया था, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट की थी, द वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर IUCN के बाद, ठीक है। देन 1990 में क्या हुआ था कि द IUCN पब्लिशिंग केयरिंग फॉर अर्थ। देन IUCN ने पब्लिश किया था कैंपेन केयरिंग फॉर द अर्थ। देन 2008 में क्या हुआ था, रिवर्टेड इट्स नेम बैक टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड स्टॉप यूजिंग वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन एज इट्स ऑफिशियल नेम। देन IUCN ने क्या किया था, उसने अपना नाम दोबारा से क्या रख लिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड उसने वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो था अपने ऑफिशियल नेम उसको यूज़ करना बंद कर दिया। देन आवर नेक्स्ट पेज इज़ कंजर्विंग पेपर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंजर्व पेपर टू सेव ट्रीज़। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हमें मतलब पेपर्स को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम ट्रीज़ को मतलब बचा सकें, ट्रीज़ को सेव कर सकें। एंड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर पल्प 17 ट्रीज़ आर रिक्वायर्ड, कि एक पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज़ देखिए रिक्वायर होते हैं। देखो रोज़ फिर कितने ट्रीज़ कटते हैं, है ना। सो इफ़ यू स्टॉप वेस्टिंग पेपर एंड स्टार्ट टू रिसाइकल एंड रीयूज़ इट, कि अगर हम मतलब पेपर को वेस्ट करना छोड़ दें एंड उसको रिसाइकल एंड रीयूज़ करना शुरू करते तो कितने ट्रीज़ बच जाएंगे, ठीक है। तो इस वे में हम ट्रीज़ को कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, एंड इसी वे में हम इनडायरेक्टली भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ट्रीज़ कम कटेंगे अगर हम पेपर कम यूज़ करेंगे, तो इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो रही है। एंड वन कैन ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग आर्टिकल्स मेड ऑफ एनिमल मटीरियल सच एज लेदर, फर और बोन्स, ठीक है। फिर जो भी क्लोथ्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे लेदर हो गया, ठीक है, फर हो गया, उनकी हड्डियाँ हो गई, बोन्स हो गई, तो उन चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। अभी ऑब्वियसली अगर जो भी इन चीज़ों का इलीगली बिजनेस करते हैं उनको अगर घाटा होगा तो वो बंद ही कर देंगे, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट पैरा इज रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक क्या है, रेड डेटा बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड है, जैसे एटलस होता है ना, वैसे ये रेड डेटा बुक है। इसमें क्या है, सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। एंड द स्टेटस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन नेचर इज असेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर इसका मतलब जो भी ये लिस्ट है पूरी, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम जैसे बदलेगा वैसे वैसे नए एनिमल्स इंडेंजर्ड होते जाएंगे। देन 2018 में क्या हुआ, IUCN पब्लिश अ रेड लिस्ट कवरिंग अबाउट 93,577 स्पीशीज ऑफ विच 26,197 स्पीशीज़ वर कंसिडर्ड थ्रेटन। कि IUCN ने एक लिस्ट पब्लिश की, एक रेड लिस्ट पब्लिश की, जिसमें 93,577 जो स्पीशीज़ थी उनमें से 26,197 स्पीशीज़ threatened थी। Okay, so this was our chapter. I hope you understood the chapter well. If you want to
सॉल्व द ट्रैक प्रोग्रेस, चलो ये भी सॉल्व कर ही लेते हैं. सो डैश आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. आई थिंक इट्स आंसर इज एंडेमिक स्पीशीज. वेट अ मिनट. Yes, so endemic species are found in a particular area. Then our second blank is कि a dash is a large area of land which offers protection to animal and plant species. तो इसका हमने पढ़ा था, तो सेकंड का आंसर आएगा नेशनल पार्क्स. ठीक है, हमने नेशनल पार्क्स पढ़ा था कि नेशनल पार्क्स एक लार्ज एरिया है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ को. देन सी इज़ द डैश इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसका आंसर भी पता होगा ऑब्वियसली. इसका आंसर है द रेड बुक, रेड डेटा बुक. ठीक है, कि जो रेड डेटा बुक है वो एक रिकॉर्ड है सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का. देन डी इज़ दैट dash is an example of endemic species or endemic animals found in India. So endemic species जो इंडिया में पाई जाती हैं, इसका आप आंसर मतलब तीनों में से कोई भी लिख सकते हो. आपको 3 दिए हुए थे ना एनिमल्स, मोटेड वुड आउल, गोल्डन लंगूर एंड ब्लू विंड पैराकिट, तो आप तीनों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो. देन टी इज़ दैट डैश अच्छा हो गया है. तो ई है कि ट्रीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर पल्प. के कितने ट्रीज़ रिक्वायर होते हैं 1 टन पेपर पल्प बनाने के लिए. तो इसका आंसर आएगा 17. यहाँ पे पड़ा हुआ है. ठीक है, 17 इसका ब्लैंक का आंसर आएगा. सो दैट वाज अवर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.